नमस्कार। मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आपके बीच एक गंभीर मुद्दे को लेकर के एक दो छोटी छोटी बातें आपके सामने रखने के बाद मैं आपको नरेंद्र मोदी के उस चक्रव्यूह की बात करूंगा जिसके जाल में फंसाकर उन्होंने पूरे देश को लूट लिया, यानी ब्लैक मनी ऑफ ब्लैक मैन, काले धन का काला आदमी, काले धन की पूरी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। आज जो वर्तमान में एक एपिसोड चल रहा है माधवी बुच, अडानी और नरेंद्र मोदी का, इसकी पूरी कहानी माने इसकी पूरी सच्चाई आपके सामने होगी। कुछ क्षणों में, कुछ मिनट्स में यह आपके सामने आ जाएगा। वर्तमान में जो चल रहा है राजनीतिक परिदृश्य, उसे आप देख करके सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के हालात क्या हैं, गुजरात लॉबी के हालात क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी तो खुद संघर्ष कर रही है अपने आप को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी से। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, आरएसएस भी संघर्ष कर रही है अपने आप को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी से, यानी गुजरात लॉबी से। अब जो देख रहे हैं उनमें हरियाणा को आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में, लोग भाग रहे हैं। किसी भी कीमत पे जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है। हां, लेकिन इस बीच नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान के दंगे करवा सकते हैं और भी कुछ खेल खेल सकते हैं और उस खेल के जरिए जीतने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, लड़ भी नहीं पाएंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे नहीं। हरियाणा वो हार चुके हैं। एक फैक्टर, अगर एक बात किसानों की और किसानों के बेटियों की, यानी विनेश फोगाट की या उन बहनों की जिन्होंने जंतर मंतर पे लाठियां खाई थी, जूते खाए थे नरेंद्र मोदी से, उतना ही काफी है हरियाणा को हराने के लिए। उधर महाराष्ट्र, नरेंद्र मोदी का छल कपट, विश्वासघात और तोड़फोड़, खरीद फरोख्त की राजनीति उन्हें ले डूबेगा। ठीक है, तो क्लियर, सिर्फ एक जगह के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता और वो है झारखंड। ठीक, अब मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं राजनीति से थोड़ा आगे, अर्थनीति पर। राजनीति में जितने घोटाले नरेंद्र मोदी किए, राजनीति में जितने अपराध नरेंद्र मोदी किए, उससे हजारों गुना बड़ा और ज्यादा अपराध उन्होंने अर्थनीति में किया है। और उसकी शुरुआत होती है काले धन से। मेरे दोस्त, काले धन की कहानी को बड़े सरल शब्दों में आपके सामने रखूंगा, लेकिन बस कृपया यह करना कि पूरा वीडियो संयम से देख लेना। हो सकता है मेरे कहने का तरीका या मैं सही तरह से ना समझा पाऊं, लेकिन अंततोगत्वा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे दोस्त, 2010 के आसपास से नरेंद्र मोदी, उससे पहले 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी और फिर कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई थी, यानी यूपीए फिर से सत्ता में आ गई थी, तभी से नरेंद्र मोदी, वैसे तो उससे पहले कोशिश कर रहे थे, तभी से प्रयास में लग गए थे कि उन्हें आगे प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि उनके पीछे अमेरिका, चीन और भारतीय पूंजीपतियों के, खास करके गुजराती माफियाओं का साथ था पैसे के मामले में। तो उसके बाद उन्होंने जितना भी गुजरात को बेच करके कमाया, वो सब कुछ ऐसे लोगों पर लगाया जो बाद में उनके लिए चुनाव प्रचार कर सके या उनको आगे ला सके। कुछ, सबसे अधिक धन उन्होंने अडानी पर लगाया। उसके बाद उन्होंने रामदेव यानी पतंजलि को खड़ा किया, पूरी पतंजलि उनकी है। और एक बड़े बड़े हिस्से राम रहीम, रविशंकर या ऐसे आरएसएस, ऐसे भगवा दलालों को, भगवा संगठनों को नरेंद्र मोदी ने पोषित किया। इसलिए कि 2010 के बाद जब वो मैदान में कूदना शुरू कर चुके थे तो उनके लिए लोग चुनाव प्रचार कर सकें।
उसके बाद आपने देखा कि देश में 400 लाख करोड़ काला धन देश का विदेशों में जमा है। रामदेव जैसे आरएसएस, रामदेव, रविशंकर या इस तरह के लोगों से इन्होंने प्रचार करवाया और खुद मंच पर आकर यह कहा कि मैं काला धन लाऊंगा 100 दिन के अंदर। लोगों में विश्वास हो गया कि अगर 400 लाख सब लोग कह रहे हैं काला धन है और नरेंद्र मोदी वादा कर रहे हैं लाएंगे, तो बहुत कुछ हो सकता है देश में। साधारण सा गुड़ा भाग करने पर भी लोगों को समझ में आएगा कि कितना परिवर्तन हो सकता है। वैसे भी लोग 30-35 रुपए में पेट्रोल, 200 रुपए में गैस सिलेंडर, हर गांव को 200 करोड़ रुपए, इस तरह के धोखेबाजी वाले सपने दिखाए जा रहे थे लोगों को, जिस पर रदा दे रहे थे, जिसका समर्थन कर रहे थे नरेंद्र मोदी। मंच से उन्होंने कहा कि अगर कालाधन आ गया तो 10-20 लाख तो यूं ही, 15-20 लाख तो यूं ही लोगों को मिल जाएंगे। लोगों में आशा जगी कि 15-20 लाख मिल जाएंगे तो उनके दिन बदल जाएंगे। इतना ही काफी है नरेंद्र मोदी को वोट देने का और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का। एकमात्र फैक्टर झूठ के बल पे। बाकी और बहुत से झूठे सपने दिखाए, लेकिन आम आदमी क्या सोचता है अपने बारे में? अगर कुछ सोचता है तो यह सोचेगा कि 15-20 लाख अगर एक एक आदमी को मिल जाएगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। इसके बाद शुरू होता है नरेंद्र मोदी का षड्यंत्र। नरेंद्र मोदी इनके प्रकार झूठ बोल करके चुनाव जीत गए और प्रधानमंत्री बन गए। बनने के बाद तुरंत उन्होंने अपना असली चेहरा सामने लाया और काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का जो वादा था संसद में या सुप्रीम कोर्ट के जरिए उसे ऑर्डर पास करवा करके लाने का जो की प्रक्रिया थी, उसे न करके एसआईटी गठित कर दी, यानी काले धन को अंडरग्राउंड करने का इरादा बना लिया। यह उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जब उनके पास नाम की लिस्ट आई तो उसमें 80% से ज्यादा गुजराती माफिया थे। काले धन के अल्टीमेट ओनर जो विदेशों में काला धन 400 लाख करोड़ रुपया इनके द्वारा प्रचारित था, उसमें ज्यादातर गुजराती माफिया थे। बाकी और भी थे लेकिन ज्यादातर वही थे। अब इनका इरादा बदल गया, किसी को जेल भेजने की क्या जरूरत है, काला धन है, मिलेगा, आधा आधा बांट लेंगे और फिर उसका इस्तेमाल अपने तरीके से देश चलाने में और राजनीति करने में करेंगे। अगर वो पैसा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति संसद में घोषित हुआ होता या सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित किया गया होता तो किसी देश को यह अधिकार नहीं था कि वो पैसा रख सकता, वो देना ही पड़ता। वो पैसा अगर भारत सरकार के पास आया होता तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 400 लाख करोड़ अगर भारत सरकार के पास एक साथ आता तो डॉलर का दाम क्या होता? $1 का $1। भारत कर्ज मुक्त होता। जब कर्ज मुक्त होता तो डॉलर का दाम भी गिर जाता। तो भारत को दुनिया का नंबर 1 बनने से कौन रोक सकता था? कोई नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने रोक लिया। उन्होंने काले धन को अंडरग्राउंड कर दिया। उन लोगों की लिस्ट, जिन लोगों की जो काले धन के ओनर थे, उनकी लिस्ट नरेंद्र मोदी के पास पहुंची तो उन्होंने सबको ईडी, सीबीआई या जो भी उनके पास साधन थे उससे संपर्क किया, उन्हें धमकी दी कि अगर मुझे 50% नहीं दोगे तो जेल में डाल दूंगा। सब डर गए। उन्होंने 50% जो काला धन विदेशों में जमा कर रखा था, एग्जाम्पल के लिए ए ने 1000 रुपए रखा था तो 500 करोड़ नरेंद्र मोदी को दे दिया। आपका सवाल होगा कि नरेंद्र मोदी ने कैसे ले लिया? यस, नरेंद्र मोदी उनके खाते से, जिनके ए के खाते से 1000 करोड़ में से 500 करोड़ निकलवा करके किसी भी XYZ जो इनके द्वारा प्रोजेक्टेड और माइग्रेटेड विदेशों में बसाए गए थे या कुछ बड़े नाम जो विनोद अडानी जैसे लोग थे, इनके नामों से ट्रांसफर करवा दिया। अब नरेंद्र मोदी के पास 200 लाख करोड़ से भी ज्यादा, बाकी और धांधली, धोखेबाजी, घोटाले देश में किया, उसको भी लूट कर वहीं भेजा। तो इनके पास 200 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा विदेशों में, विदेशी बैंकों में बेनामी इनका, लेकिन किसी और नाम से जमा हो गया और हो गया। अब शुरू होता है, इसको पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि चलिए अगर काला धन किसी का है विदेश में, मान लीजिए XYZ ए का काला धन है, तो क्या काला धन कोई भी भारत का आदमी जाएगा, वहां से काला धन निकालेगा और लेके आ जाएगा और यहां खर्च करेगा? यह ऐसे नहीं होता, होगा भी नहीं, हो ही नहीं सकता। होता क्या है, आप चुरा करके विदेश ले जाकर स्विस बैंकों में या टैक्स हेवंस के देशों में पैसा बैंकों में रख दोगे, ठीक है, रख तो दिए, लेकिन उसको खर्च भी वहीं कर सकते हो विदेश में, भारत में नहीं ला सकते। भारत में कैसे लाओगे? उसकी एक प्रक्रिया है। तो चोरों के पास तो 200 लाख करोड़ बच गया, वो अपने अयासी करने लगे, भारत छोड़कर जाने लगे, वहां बसने लगे, वगैरह वगैरह जो भी है।
उनमें से बहुत से नाम, जैसे आप जानते हैं कुछ एक नाम, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी और भी बहुत से वहां जाकर के बसने लगे। ये उन्हीं में से हैं और इन्हीं सबों के नामों से वो जो हिस्सेदारी इन्होंने ली थी वो भी रखवा दिया वहां। तो जब अब उसे ला करके भारत में नरेंद्र मोदी के कब्जे में तो आ गया, लेकिन उस पैसे को खर्च करना है, उस पैसे को भारत ला करके इस्तेमाल करना है, तो कैसे करेंगे? तो नरेंद्र मोदी ने एक निर्णय लिया, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाया। वहां से पैसा आएगा अगर, तो वो किस माध्यम से और कैसे ये इस्तेमाल करेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करेगी। एक, नरेंद्र मोदी अपने तरीके से अपने लोगों को उस पैसे को बांटेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों विधाओं को कैसे पूरा करना है, इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तो इन्होंने सीधे अंडरग्राउंड तरीके से वही अडानी के और कुछ और कंपनियों के में पैसा लाया, फॉल्स कंपनियां बनाकर, सेल्स कंपनियां बनाकर टैक्स हेवन के देशों से, जैसे टैक्स हेवन नहीं, डबल टैक्सेशन ट्रीटी, जो 70-80 देश भारत से डबल टैक्सेशन ट्रीटी कर रखे हैं, जिनमें मॉरिशस एक प्रमुख नाम है, वहां एक छोटा ऑफिस खोल करके विनोद अडानी जैसे लोग वहां से अडानी के कंपनियों में पैसे ट्रांसफर किए, उनके शेयर खरीदने के नाम पे वहां पैसा आया और वहां से फिर भारतीय जनता पार्टी और दूसरे वो ब्लैक मनी दूसरे और कंपनियों में भी आया। जैसे जहां जहां से नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसे मिले हैं, मैक्सिमम वो पैसे वही ब्लैक मनी हैं जो अंडरग्राउंड तरीके से आए हैं और वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बना करके दिए गए हैं। तो एक तो इस तरह से इस्तेमाल का तरीका था, कुछ पैसे, बहुत छोटा सा हिस्सा, 200 लाख करोड़ है तो बहुत छोटा सा हिस्सा इस तरह से लाया गया और उसे ला करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय गांव-गांव में बनवाया गया। 2-2 करोड़, 4-4 करोड़, 10-10 करोड़ लगा करके, 1000-2000 करोड़ लगा करके आपने देखा कि दिल्ली में 5 स्टार तरीके से अपना कार्यालय बनाया गया। कांग्रेस 70 सालों से राज कर रही है, उसके पास जो सुविधा, जो कार्यालय, जो सांगठनिक रूप से नहीं है, वो नरेंद्र मोदी ने खड़ा कर दिया उसी ब्लैक मनी से। लेकिन अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा जो धन था, 200 लाख करोड़ रुपया, भारत में लाने का एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वहां से यहां के बैंक में ट्रांसफर कर लोगे और आप इस्तेमाल कर लोगे, संभव ही नहीं है। वहां से लाने का एक ही रास्ता है, वो है मॉरिशस रूट या ऐसे देश जिनसे डबल टैक्सेशन ट्रीटी है, 70-80 देश उसमें से हैं। ऐसे ही जगह विनोद अडानी जैसे लोग और नरेंद्र मोदी के बसाए हुए विदेशों में चोर ऐसे ही देशों में रहते हैं और वहां से वो पैसा यहां आना था और उसका इस्तेमाल करना था। लेकिन इस्तेमाल करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट थी कि कैसे लाया जाएगा। लाने का एक ही रास्ता था कि सेल्स कंपनियां बना करके XYZ के नाम, यानी अडानी या अडानी जैसे लोग जो नरेंद्र मोदी के लिए काम करते हैं, उनकी कंपनियों में इंसर्ट किया जाए, उनके शेयर खरीदे जाएं और उन्हें पैसा यहां पूरी तरह से ट्रांसफर किया जाए सेल्स कंपनियों के जरिए और उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए। अब सवाल उठा कि अडानी जैसे कल्प्रिट और चोर लोगों के खातों में पैसे जो आएंगे, कंपनियों में पैसे आएंगे, वो शेयर खरीदने के नाम पे आएंगे। तो शेयर खरीदने के लिए अगर कोई और सेबी में बैठा रहेगा, आम आदमी या IAS अधिकारी, तो वो एक दिन भी ये घोटाला नहीं चलने देगा, क्योंकि ये घोटाला है। तो नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला काम किया कि एक नियम बनाया कि लेटरल एंट्री करवाएंगे अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए, सचिवालय से लेकर के और ऐसे बड़े बड़े पदों पर, और उसी के जरिए बैकडोर से माधवी बुच को सेबी का चीफ बनाया गया। पहले मेंबर, फिर बाद में चीफ बनाया गया। माधवी को इंसर्ट किया गया सेबी में, क्यों? सबसे बड़ा सवाल, अगर माधवी बुच सेबी में नहीं होती तो अडानी की कंपनियों में वो काला धन जो नरेंद्र मोदी मॉरिशस जैसे देशों में दबा के रखा है, विनोद अडानी जैसे नामों के पीछे, वो आता कैसे? आता तो तुरंत पकड़ा जाता। इसीलिए सेबी चीफ माधवी बुच को बनाया गया। कहने का मतलब, उस काले धन का तीसरा खिलाड़ी, पहला खिलाड़ी नरेंद्र मोदी जो 200 लाख करोड़ लोगों से, चोरों से हिस्सेदारी ले ली,
तीसरा खिलाड़ी अडानी, जिनकी कंपनियों में लाना था, जो अडानी की कंपनियां भी सारी की सारी नरेंद्र मोदी की हैं, और एक और खिलाड़ी जिसे ऐड किया गया, दूसरा खिलाड़ी अडानी और तीसरा खिलाड़ी माधवी बुच। क्योंकि सेबी के जरिए, यानी शेयर मार्केट में, उसके जरिए से कंपनियों में शेयर मार्केट के रूप, शेयर के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है ब्लैक मनी जो विदेशों से भारत ला करके उसे खर्च किया जाता। मात्र एक रास्ता है। ठीक है, यहां तक बात समझ गए होंगे आप। अब इसीलिए बैकडोर से माधवी बुच का अपॉइंटमेंट हुआ, माधवी बुच को अपॉइंट कर लिया गया और माधवी बुच अडानी और मोदी के लिए काम करने लगी। सेबी के जरिए भारत में जो काला धन 200 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी विदेशों में दबाकर बैठे थे, उसे लाने का काम शुरू हो गया। वो पैसा भारत आने लगा। अब मॉरिशस में बैठी हुई कोई भी कंपनी 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ का शेयर अडानी की कंपनियों का खरीद रहा है, और बढ़े हुए एक मैक्सिमम दामों पर, तो शेयर का दाम ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ जाएगा। वो खरीद कैसे रहा है? उसी काले धन से जो विदेशों में नरेंद्र मोदी ने जमा कर रखा है, और उस पर लीपापोती करने के लिए बिठाई गई हैं माधवी बुच कि कुछ भी, किसी भी तरह की आवाज उठेगी, कहीं से कोई बात आएगी तो दबाएंगी, या सब पर आंख बंद कर रखेंगी, और सारा पैसा, सारा ब्लैक मनी अडानी की कंपनियों में आएगा। और आना शुरू हो गया, आने लगा तो कहां गया? आने लगा तो मेरे दोस्त, भारत का एयरपोर्ट, भारत का पोर्ट, भारत का बिजली, भारत का कोयला, भारत का सीमेंट, भारत का ज्यादातर, भारत का रोड, भारत का रेल, भारत का सब कुछ जो नरेंद्र मोदी ने, भारत के पीएसयूज, भारत की गवर्नमेंट्स कंपनियां, सब कुछ जो नरेंद्र मोदी ने जबरदस्ती दूसरे उद्योगपतियों से छीन कर दिया या दिलवाया या बेचा, सब कुछ सरकारी कंपनियां, सब कुछ नरेंद्र मोदी ने उसी पैसे के जरिए किया। अडानी की कंपनियों में वो ब्लैक मनी आ रहा था, और वो ब्लैक मनी के जरिए अडानी लगा रहा था, खरीद रहा था, फॉर्मल रूप से, और सब कुछ अडानी के हवाले किया जा रहा था। ये गेम नरेंद्र मोदी ने किया। अब सोच लीजिए कि एक जो शीर्ष पर बैठे हैं नरेंद्र मोदी, अगर वही ब्लैक मनी में सर से पांव तक डूब चुके हैं, तो दूसरा उसे कैसे बचा सकता है? और वही ब्लैक मनी का खेल खेल रहे हैं, तो कोई उसे रोक कैसे सकता है? और उसके बाद उस रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी सेबी में जब माधवी बुच को बिठा दिया, यानी अपने मोहरे को बिठा दिया, यानी अपने आदमी को बिठा दिया, यानी क्वीन को, महारानी को बिठा दिया, अडानी राजा और महारानी क्वीन यानी माधवी बुच को बिठा दिया, तो सब क्लियर हो गया। माधवी अगर नहीं होती सेबी में, तो अडानी कुछ भी खरीद नहीं पाते भारत का, जो नरेंद्र मोदी ने बेचा। आज सारा बिजनेस अडानी के हवाले है पूरे देश का, तो यह नहीं होता। और माधवी बुच के होने के नाते ही वो ब्लैक मनी जिसे नरेंद्र मोदी विदेशों में दबा के रखा था, वो भारत में आने का रास्ता खुला। यह है गेम, यह है खेल, यह हुआ। अब सवाल उठता है मेरे दोस्त कि यह खेल और कितना बड़ा है जिसे नरेंद्र मोदी अभी तक खेल नहीं पाए और खेलना चाहते हैं, उसे समझिए। तो 200 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी लाते तो भारत के जो भी खरीदवाया, अडानी के हवाले किया, कर लिया। अपने कुछ दलालों को, जैसे रविशंकर जैसे दलाल, राम रहीम जैसे दलाल या रामदेव जैसे दलालों को, माने वो तो उनकी ही कंपनियां हैं, उसमें पोषित किया, डलवाया, दिया, वो फलने फूलने लगी, और इधर अडानी को तीसरे नंबर पर पहुंचाया। मैंने पहले भी बताया था कि अडानी का शेयर का दाम गिरेगा कैसे शेयर मार्केट में, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि पंप करने के लिए पैसे तो हैं। कोई भी बेचने के लिए सामने आएगा, उसे डबल दाम में खरीदने के लिए अडानी की फॉल्स कंपनियां और विदेशों में ब्लैक मनी जो है वो सामने है, तो फिर शेयर मार्केट में अडानी के शेयरों का दाम गिरेगा कैसे? गिर ही नहीं सकता। वो ये आप समझ में आ गया। लेकिन सबसे बड़ा खेल जो नरेंद्र मोदी कर नहीं पाए, उसको समझिए मेरे दोस्त। भारत में एक ही क्षेत्र ऐसा है जहां 200-400 लाख करोड़ काला धन डाला जा सकता है, उसे छुपाया भी जा सकता है,
क्योंकि वहां टैक्स वगैरह नहीं लगता उस बिजनेस में, उस क्षेत्र में, वो है कृषि। नरेंद्र मोदी ने किसान बिल इसीलिए लाया कि पूरे देश का एग्रीकल्चर अडानी के हवाले किया जाए, और वो पैसा जो विदेशों में 200 लाख करोड़ था, जिसमें से 25-50 लाख करोड़ ला करके यहां खर्च किया गया, थोड़ा बहुत जो भी आप देख रहे हैं, अडानी का दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंचना, ये सब उसी की कहानी है। और माधवी बुच का ये सब धांधलीबाजी करना, ये सब जो आ रहा है वो उन्हीं का, उसी सब का हिस्सा है। लेकिन असली खेल जो नरेंद्र मोदी करना चाहते थे वो ये कि उतना सारा पैसा ला करके कृषि क्षेत्र में लगाया जाए, और वही एक क्षेत्र ऐसा था जहां की इतना बड़ा अमाउंट ब्लैक मनी इंसर्ट हो जाता और कोई पता भी नहीं, कोई समझ भी नहीं पाता, और वहां कोई टैक्स वगैरह भी नहीं है। दूसरा, मॉरिशस रूट से आने वाले पैसे पर टैक्स भी नहीं है, ला करके कितना भी यहां आप खर्च करो, लगाओ, कंपनियां खड़ी करो, उस पर टैक्सेशन नहीं है। मेरे दोस्त, अब बात, नरेंद्र मोदी ने किसान बिल इसीलिए लाया था कि वो अडानी के जरिए वो ब्लैक मनी ला करके भारत में इंसर्ट करके और पूरे कृषि क्षेत्र को खरीद करके अडानी के हवाले किया जाए, जैसे पूरा देश का उद्योग और सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया। किसानों के आंदोलन के नाते ऐसा नहीं कर पाए, यही इसीलिए किसान आज सबसे बड़े दुश्मन है नरेंद्र मोदी के, और वो वहीं का वहीं रह गया, वो फंस गया। नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं, बाद में भी करते रहे कि उसे किसी भी तरह से भारत लाया जा सके, ला नहीं पाए। अभी भी एक बहुत बड़ा ह्यूज काला धन नरेंद्र मोदी अपने जरिए, उनके अंडर में, उनके काले चोरों के नाम पे विदेशों में है। यानी अल्टीमेट ओनर ब्लैक मनी के, काले धन के नरेंद्र मोदी हैं। समझ गए? अब खेल आपको समझ में आ गया होगा कि माधवी बुच का अपॉइंटमेंट क्यों हुआ, माधवी बुच का नरेंद्र मोदी कुछ उखाड़ क्यों नहीं सकते, माधवी बुच से इस्तीफा क्यों नहीं मांग सकते, अडानी के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही इस खेल के मोहरे हैं, यानी मालिक हैं, यानी राजा हैं, या जो भी समझ लो, यही तीन खिलाड़ी मिलकर के काले धन का इतना बड़ा खेल खेले हैं। तो अगर माधवी बुच पे कोई कार्रवाई होती है तो सीधे पहले नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि माधवी बुच पूरा उल्टी कर देंगी, जो सब कुछ है उगल देंगी। अडानी का भी वही हाल है, अगर अडानी पर हाथ डाला गया तो पहला काम अडानी अप्रूवर बनकर के यही करेंगे कि सारा आरोप, मतलब सारा सच्चाई सामने रख देंगे देश के कानून के, और नरेंद्र मोदी को वही होगा जहां जाना चाहिए। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त, अब बात क्लियर हो चुकी है। माधवी बुच को सेबी में इसलिए, क्योंकि एक ही संस्था थी जिसके जरिए वो काला धन मॉरिशस रूट या दूसरे टैक्स हेवन के रूटों से ला करके भारत में इंसर्ट किया जा सकता था, और वो काम सेबी का चीफ ही कर और करवा सकता था। इसीलिए माधवी बुच का अपॉइंटमेंट लेटरल माने बैकडोर से ला करके उन्हें उसका अधिकारी बनाया गया, और उनके जरिए वो सारे काम करवाए गए। कहने का अर्थ यह है कि अडानी या माधवी एक ऐसे लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने अपने काले धन जो दबा के रखा था उसको भारत ला करके पूरे भारत पर एक छत्रराज करना, या पैसे से पूरी राजनीति को अपने कैप्चर कर लेना, लोगों को खरीद लेना, देश को खरीद लेना, ये काम के लिए ही नरेंद्र मोदी ने अडानी और माधवी बुच का इस्तेमाल किया। माधवी बुच अगर नहीं होती तो वो काला धन वहां से 1 रुपया भी भारत में नहीं लाया जा सकता था। अब माधवी बुच की भूमिका आप समझ गए। अडानी क्या है? अडानी तो मोहरे हैं, सारा खेल, सारा प्रॉपर्टी, सारा बेनामी संपत्ति, अडानी ग्रुप सब नरेंद्र मोदी का है।